वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बहुत कॉमनली पूछा जाता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोगों ने जब भी काम किया है तो हर किसी का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी कोई दूसरी चीज को देखता है तो वो अपना ओपिनियन सबसे पहले रखता है सामने, राइट। जैसे आप मान लीजिए कि एक ओपिनियन है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स या जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कभी भी डायरेक्ट सेलिंग जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, राइट। और ये मैं इसको सिरे से नकारता हूं क्योंकि ये उन सभी लोगों का आप बोल सकते हैं कि उन सभी लोगों का कहना होगा जो या तो पर्सनल केयर इंडस्ट्री के बारे में 0.001% का नॉलेज भी नहीं रखते हैं। पर्सनल केयर इंडस्ट्री मतलब से ब्यूटी इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्किन केयर इंडस्ट्री, हेयर केयर इंडस्ट्री। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, ओरल केयर वगैरह, ये सब पर्सनल केयर पे आता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात है कि उन्हें डेटा ही नहीं पता है, ठीक है। और ये बात डेफिनेटली बहुत रूड बात है जो मैं बोल रहा हूं, और ये बात काफी लोगों को बुरी लग सकती है, बट फैक्ट यही है क्योंकि उन्होंने आज तक हमेशा डेली नीड्स के ही आइटम बेचे हैं और डेली नीड्स के आइटम ही रिकमेंड किए हुए। इनफैक्ट जिन कंपनीज में उन्होंने काम किया है उन कंपनीज में जिंदगी भर उन्हें यही सिखाया हुआ है, और वो कंप्लीटली मैं बोलूंगा कि एक कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं। तो इसके कारण वो बाहर का सोच ही नहीं पाते हैं। जितना ब्रॉड विजन दुनिया के जितने बाकी के सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, उन सारी इंडस्ट्री को ना समझ पाते हैं ना उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं, राइट। तो मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं हमेशा की तरह सारी चीजें मेरी रिसर्च बेस्ड है। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जो ये मानते हैं, जो ये समझते हैं कि पर्सनल केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन खरीदता है, कौन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसकी रीपर्चेज नहीं होती है, या कॉस्मेटिक कंपनीज जो है वो चलती नहीं है, राइट। तो ये कंप्लीटली आपका मिथ है, आपका ओपिनियन है और आपकी ही समझ है। और ये समझ के लिए जो आपने मेंटालिटी बनाई हुई है, ये मेंटालिटी के लिए सबसे ज्यादा जवाबदार है वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने पहले काम किया है और जिन्होंने आपकी सोच को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया, राइट। सबसे पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि दुनिया के सारे मार्केट, कोई भी मार्केट हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मार्केट, हर मार्केट के लिए इनफ कस्टमर्स हैं, हर मार्केट के लिए इनफ रेवेन्यू है, हर मार्केट के लिए इनफ कंपनीज हैं। अगर एक ही मार्केट में नंबर ऑफ कंपनीज भी काम करें तब भी मार्केट इतना बड़ा है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट की बात करूंगा या सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करूंगा, कि हर किसी के लिए पर्याप्त, जो बोलना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर किसी के लिए पर्याप्त कस्टमर्स अवेलेबल है, राइट। कभी भी इस मार्केट में कमी नहीं जाने वाली है, राइट। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्री जिन्हें नहीं समझती है, जिन्हें 1% का भी नॉलेज नहीं है, मैं उनकी थोड़ी सी आंखें खोलना चाहूंगा। और ये जो ऑब्जेक्शन एटमी के पास में या बाकी सारे लीडर्स के पास में जो आता है, इसका आप इस तरीके से आंसर कीजिए। ये एक कंप्लीट रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, इस रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को अपनी टीम तक फॉरवर्ड कीजिए, राइट। तो हम लोग क्विकली स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं ब्यूटी और पर्सनल केयर के ग्लोबल मार्केट की तरफ, क्योंकि हम लोग ग्लोबल कंपनी है तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का मैं आपको डेटा बताता हूं। ये ऐसा डेटा है जो शायद आपका दिमाग हिला के रख देगा, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर मार्केट का ना अगर 0.0001% भी कैटर कर लेते हैं और उससे भी कम परसेंटेज कैटर करते हैं तो भी आप करोड़ों में कमा सकते हैं, राइट। और ये बात जनरली क्या होता है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है ना, उस इंडस्ट्री में नॉलेज जनरली कोई डिलीवर नहीं करता है, राइट। और अदर एमएलएम कंपनीज में प्रॉब्लम यही होती है कि वो मोटिवेशनल टॉक चलती रहती है, वो शोर शराबा चलता रहता है, वो शो ऑफ चलता रहता है, वो दिखावा चलता रहता है। इसके कारण ऐसा हो जाता है कि हर व्यक्ति उसी पे ज्यादा फोकस्ड होता है, राइट। कभी भी कोई व्यक्ति अपना दिमाग, अपनी सूझबूझ, अपनी रिसर्च, अपना मार्केट का एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें कुछ भी यूज नहीं करता है, और ब्लाइंडली वो लोग जो बोलते हैं उन्हीं सारी बातों पे जो है भरोसा करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले उन सभी लोगों की आंखें खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पर्सनल और ब्यूटी केयर का मार्केट साइज जो है, टोटल रेवेन्यू 2020 में इसका जो हुआ था, टोटल ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, 4,83,338 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये, ठीक है। ये 2020 के रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और CAGR की एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से 2025 का इसकी एनुअल ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड जाने वाली है वो 5% के आसपास जाने वाली है। मतलब हर साल ये ग्लोबल 5% की ग्रोथ से जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है। दूसरी बड़ी बात, मार्केट का लार्जेस्ट सेगमेंट जो है पर्सनल केयर कैटर करता है। मतलब जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं कि जो चीजें वो यूज नहीं करते हैं या जो चीजें उनके इंटरेस्ट की नहीं होती उसको मार्केट समझ बैठे हैं, सबसे बड़ी गलती। जबकि मार्केट बिल्कुल अलग बिहेव करता है। ये बात मैं इसके पहले भी अपने अलग अलग लेक्चर्स में और प्रोग्राम्स में बता चुका हूं, राइट। अब मैं गाइस आप लोगों से बात करता हूं
पर्सनल केयर जो इंडिया में पेनिट्रेशन है, उस पेनिट्रेशन के बारे में आपको समझाता हूं कि रेवेन्यू पर्सनल केयर जो है, पर्सनल केयर का मार्केट जो सिर्फ 2020 में पर्सनल केयर का जो मार्केट है वो पहुंचने वाला है $4,241 मिलियन। ठीक है, इतना बड़ा इंडस्ट्री का साइज है। इसके बाद में हम लोग बात करें कि जो इसकी एनुअल ग्रोथ है, वो एनुअल ग्रोथ CAGR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से 2025 पे इंडिया में हाईएस्ट पहुंचने वाली है, वो है 12.1%। राइट, तो जिस इंडस्ट्री को आप ये समझ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की सही समझ ना होने की वजह से है। राइट, तीसरी मैं बात करता हूं कि यूजर पेनिट्रेशन जो है, ये लिखा हुआ है यूजर पेनिट्रेशन विल बी 11.1% इन 2020 एंड एक्सपेक्टेड टू हिट 24% बाय 2025। राइट, मतलब 2025 तक। समझने की कोशिश करो आप कि जो टोटल यूजर पेनिट्रेशन है, मतलब जितने लोग अभी पर्सनल केयर को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, पर्सनल केयर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसकी तरफ जाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों की तादाद टोटल पॉपुलेशन का अभी करीब 11% के आसपास है। राइट, और 2025 तक ये एक्सपेक्टेड होने वाला है 24%। क्यों? क्योंकि यूथ जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद 40s या 50s की एज में हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अगर पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं या उन्होंने कभी किया नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं करते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन या कभी यूज नहीं करने वाली। तो 2025 तक 24% हिट होने का मतलब क्या हो गया है कि आगे आने वाली जनरेशन ना कंप्लीटली जो मैं बार बार बोलता हूं कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जनरेशन होने वाली है और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने वाली है। तो वो भी बात लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो अपने ही ओपिनियन के हिसाब से मार्केट को देखना पसंद करते हैं। राइट, और 2024 में बहुत ज्यादा ऐसा होगा, 2025 तक पहुंचने पे ऐसा होगा कि जो यूथ परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यूथ परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी इंडस्ट्री जो यूथ की स्पेसिफिक चॉइस है ना, उनका फर्क पड़ेगा। राइट, ये जो पुरानी मेंटालिटी है या पुराने माइंडसेट है, उनका बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। आने वाली जनरेशन क्या चूज करती है, वो जनरेशन डिसाइड करेगी कि मार्केट क्या होगा। ठीक है, तीसरी मैं बात बताता हूं, द एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU की रिपोर्ट है। Average revenue per user is expected to amount $27.75। ठीक है, ये इंडिया में मंथली कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर पे खर्च किए जाने वाला अमाउंट, लगभग इसको मैं मोटा मोटी बताऊं तो 1800 रुपए के आसपास पड़ता है। राइट, तो 1800 रुपए पर यूजर जो है वो खर्च किया जाता है। ये मैं पर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, पर यूजर के थ्रू खर्च किया जाता है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ है कि यूजर पेनिट्रेशन जितना इंडिया में है 11% के आसपास में, तो वो 11% में जितने मैक्सिमम लोग जो इसकी एवरेज जो परचेज जाती है वो 1700-1800 रुपए के आसपास जाती है। तो आप समझो कि कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितना बड़ा वॉल्यूम है, जिन्हें ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ब्यूटी केयर और कॉस्मेटिक कंपनीज और जो ऐसी पर्सनल केयर कंपनीज हैं वो तो अभी और नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अभी केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट या कुछ ना हो। राइट, देखिए 2017 से 2025 के बीच में ये ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मतलब कोई ग्राफ आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जिगजैग कि इंडस्ट्री अप डाउन होती रहती है जैसे शेयर मार्केट का ग्राफ होता है। राइट, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और बहुत स्पीडली जो है वो बढ़ते जा रहा है। राइट, एक ये नंबर ऑफ यूजर्स का ग्राफ है, इसका मतलब नंबर ऑफ यूजर्स कम नहीं हो रहे, नंबर ऑफ यूजर्स आने वाले समय के हिसाब से बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है आप 1986 के हिसाब से तो प्लानिंग करोगे नहीं, आप 2025 के हिसाब से प्लानिंग करोगे। राइट, और 2025 के हिसाब से प्लानिंग करोगे तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि आने वाला मार्केट क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यंग लोगों का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, मार्केट में बहुत ज्यादा हावी होने वाले हैं जो यूथ है, और यूथ का जो प्रेफरेंस है वो डिसाइड करेगा मार्केट साइज क्या होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये समझ कोई नहीं रख पाता है, इतना दूर तक कोई नहीं सोच पाता है, ना मार्केट रिसर्च किसी को बताया जाता है, ना उन्हें ये सारी रिसर्च रिपोर्ट और ये जो डेटा है ये दिखाया जाता है। उन्हें सिर्फ क्या दिखाया जाता है, वो जो दूसरी MLM कंपनीज में बार बार फोकस किया जाता है कि बहुत ज्यादा चेक्स दिखा दिए, पेमेंट दिखा दिए, सारी चीजें दिखा दिए। नॉलेज अगर आप प्रॉपर डिलीवर करोगे ना तो उसी नॉलेज का आपको आउटपुट एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यूजर बाय एज, मतलब कौन सी एज के लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स। राइट, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस आता है 25 से 34 साल की एज के बीच में। राइट, और ये मैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बता रहा हूं। 18 से 24 की एज जो है, जाहिर सी बात है कि हो सकता है उनमें से मैक्सिमम लोग कॉलेजेस में रहते हैं तो उनका पॉकेट साइज कम हो सकता है, लेकिन उनका प्रेफरेंस भी 24.5% है।
और सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस जाता है वो जाता है 25 से 34 साल की एज के बीच में, उनका परसेंटेज जो है वो है करीब करीब 40%। इसके बाद में 35 से 44 की एज वाले जो उनका है, उनकी चॉइस प्रेफरेंस भी जो है वो 26% के आसपास जाती है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो 25% हर एज ग्रुप वाले, 25% का जो स्पेसिफिकेशन है, 25% की जो चॉइसेस हैं, जो उनका क्लियरेंस है, वो हर एज ग्रुप वाला है। मतलब 18 से लगभग आप मान सकते हैं 44 साल की एज के बीच में मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि जैसे ही 30-35 लोग एज क्रॉस करते हैं तो जो भी स्किन केयर रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं, लेट से एंटी एजिंग हो रहा है या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें डेफिनेट सी बात है उनको थोड़ा यंग दिखने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं और इसके कारण उनका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डगमगाता है। तो उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है और एटमी इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। देखिए ये रिपोर्ट देख के अगर आपका दिमाग नहीं हिला और अगर ये रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम फिर इंडस्ट्री का नहीं है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक आपका है, आपकी लीडरशिप का है, आपकी समझदारी का। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि 2020 नवंबर 2020 तक जो टॉप 10 कंट्रीज है, उन टॉप 10 कंट्रीज में 2 ऐसी कंट्रीज है जिन कंट्रीज का नाम हमसे सबसे ज्यादा क्लोज है। एक कंट्री का नाम इंडिया और दूसरी कंपनी जिस कंट्री के हम लोग प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है साउथ कोरिया। तो ये 2 मोस्ट पर्सनल केयर में उपयोग की जाने वाली कंट्री का नाम टॉप 10 में कंट्रीज में शामिल है, राइट। तो इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा जो सोर्स है वो सोर्स क्या होगा, राइट। चाइना में 2020 नवंबर तक जो टोटल रेवेन्यू प्रोजेक्टेड जाने वाला है वो $63,443 मिलियन का जाने वाला है। इसमें आप चौथा नंबर देखेंगे तो वो नाम शामिल है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में अगर हम लोग बात करें तो $8,391 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो जाने वाला है। और 8वां नाम जो है, जो टॉप 10 में बात कर रहा हूं मैं, टॉप 10 में 8वां नाम है वो इंडिया का नाम है। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक, मैं बोलता हूं कि डेली नीड्स के भी प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा यूज नहीं होते होंगे जितने ज्यादा प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के यूज होते हैं, राइट। अब उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो $4,241 मिलियन का है। ये इतने बड़े फिगर है, देखेगी तो उसमें साउथ कोरिया नंबर 1 पे है। साउथ कोरिया नंबर 1 पे है, जो कंट्री में सबसे ज्यादा यूजर्स जो है प्रेफर कर रहे हैं पर्सनल केयर पे, और इंडिया का नाम इसमें 84 नंबर पे, राइट। तो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया में भी देखी जा रही है, राइट। तो कितनी ग्रोथ रेट देखी जा रही है, करीब 11.1% के आसपास की ग्रोथ रेट जो है वो देखी जा रही है। तो इससे क्या समझने को मिलता है, इससे समझने को मिलता है कि जो टॉप 10 कंट्रीज हो गई, टॉप 100 कंट्रीज हो गई, टॉप 50 कंट्रीज हो गई, उन सारी कंट्रीज में आप बिजनेस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ग्लोबल बिजनेस है। तो साउथ कोरिया में, यूनाइटेड किंगडम में, अभी यूके जो है लॉन्च होने वाला है, राइट। नॉर्वे में, स्वीडन में, यूएसए में, है ना, इन सारी कंट्रीज में हम अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं। और इंडिया जो आगे आने वाले मार्केट में करीब 11% की ग्रोथ के हिसाब से तेजी से बढ़ने वाला है, तो इस कंट्री में भी हम लोग जो है अपना बिजनेस बहुत तेजी से फैला सकते हैं। और आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये तो मैं बहुत ज्यादा डेटा स्पेसिफिक बातें कर रहा हूं, लेकिन ये इतने बड़े डेटा है, इन डेटा का, इस मार्केट का अगर एक ब्रांड जो है ना सिर्फ और सिर्फ करीब 0.01% या 0.1% या 1% भी कैटर कर लेता है, इतना ही मार्केट कैटर कर लेता है ना, तो भी वो बिलियंस में जो है अपना रेवेन्यू लेके जा सकता है। और सिमिलर चीज अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर इस पूरे जितना वो कंपनी मार्केट कैटर कर रही है उस पूरे मार्केट का हार्डली 0.0001% भी ले लेता है, तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके से दुनिया के सारे जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, वो सर्वाइव कर रहे हैं और इसी तरीके से कॉस्मेटिक और ब्यूटी ब्रांड जो है वो चल रहे हैं, राइट। तो यही इकलौता तरीका है, लेकिन इन सब चीजों के लिए इस डेटा की समझ जरूरी है। इसलिए वो सारे लोग जो आपसे ये सवाल करते हैं कि इंडिया का मार्केट जो है इन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खरीदता कौन है, तो उनकी समझ में कमी है। उनकी समझ में इसलिए कमी है क्योंकि जिस भी जगह पे उन्होंने इसके पहले काम किया है वहां पे कभी भी इतना स्पेसिफिक डिटेल रिसर्च के हिसाब से बातें नहीं की गई हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि इस तरीके से बेचना है, ज्यादा से ज्यादा शो ऑफ करना है, ज्यादा से ज्यादा दिखावा करना है, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। और इन सारी चीजों की फोकस की वजह से उनका नॉलेज कम है। दूसरी बात, ऐसी बातें कौन जनरली करेगा, वो करेगा जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में फेल हुआ है, राइट। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेल हुआ है तो अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में, बात करता हूं कि सारी इंटरनेशनल जो कॉस्मेटिक कंपनी या ब्यूटी कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं,
अगर उन सभी कंपनीज में जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जिन्होंने पैसा बनाया है और जो कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं, अगर आप उनसे ओपिनियन लेंगे ना, तो वो कभी भी आपको ये सलाह नहीं देंगे जो सलाह आपको बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दी है, राइट। ये सलाह आपको कौन देगा? वो देगा जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में फेल हुआ है, और यही सलाह वो देगा जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जिन्होंने काम किया है और उनके दिमाग में कंटिन्यूसली ये भरा गया है कि सिर्फ जो है आटा दाल चावल टाइप की जो चीजें हैं वो बिकती हैं क्योंकि ये नीड की चीजें हैं। लेकिन मैं मेरी समझ के हिसाब से बताता हूं, हमेशा जो बिकती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें बिकती हैं। आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कितना मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और स्किन केयर, हेयर केयर प्रॉब्लम और जो ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर के प्रॉब्लम्स है, इनकी रेंज अनलिमिटेड है। इनकी प्रॉब्लम्स भी अनलिमिटेड है और इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ये मार्केट समझना पड़ेगा। अब सही सवाल क्या है इसका? सही सवाल ये है कि सर ठीक है, मुझे ये मार्केट समझता है, अब काम कैसे करना है ये बताइए। तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपलाइन की। आपकी अपलाइन अगर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशनल टॉक दे रही है या इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर रही है, तो उन्हें आप बोलिए कि उन्हें सर्टेन ट्रेनिंग दीजिए। आपको ट्रेनिंग ये दें कि ये बताएं कि इन्हें बेचना कैसे है, इन्हें रिकमेंड करना कैसे है, इसके स्पेसिफिक टारगेट मार्केट पे कैसे घुसना है, वो टारगेट मार्केट पहचानना कैसे है। ये सारे जो सवाल है ना, ये जायज सवाल है। ये सवाल जायज नहीं है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन लेता है, ये तो कंपनी चलेगी नहीं, राइट। तो मैं इसलिए इस तरीके के जो एक ऑब्जेक्शन जो आ रहा है मार्केट से, उनकी सीरीज के साथ में आ रहा हूं। और इन लॉजिक को दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है, जो मैं लॉजिक देने वाला हूं, क्योंकि कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड लॉजिक है। ये मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूं, ये जो डेटा बोल रहा है वो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, राइट। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेटा जो है वो डेटा गलत है, और डेटा कभी गलत नहीं होता, राइट। एक इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक रिसर्च रिपोर्ट से कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो गाइस, कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में हजारों लॉजिक है, हजारों रिसर्च है, हजारों रिपोर्ट्स है, जिससे मैं आपको ये बहुत अच्छे से प्रूव कर सकता हूं कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल दुनिया की सारी इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा बेहतर है, राइट। कॉस्मेटिक, ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है कि लोग शायद अपनी नीड पे उतना ज्यादा खर्च ना करें जितना इस पे खर्च करें, क्योंकि आने वाला समय उस हिसाब से चेंज होते जा रहा है, हमारा रहन सहन उस हिसाब से होते जा रहा है, राइट। अगर आप इसका पूरा ब्रेकडाउन समझेंगे तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? हेयर केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बाथ और शावर्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ओरल केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इसके अलावा मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी जो है आती है। अब हेयर केयर प्रोडक्ट्स में क्या जाता है? शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, अदर, जो कि एटमी में है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्या जाता है? फेशियल प्रोडक्ट, बॉडी केयर और लिप केयर प्रोडक्ट, जो कि एटमी में है। बाथ केयर प्रोडक्ट पे क्या जाता है? शावर जेल, सोप, बाथ जेल, बाथिंग एसेसरीज, और इसके बाद में बाकी के अदर प्रोडक्ट्स। ओरल केयर में क्या जाता है? टूथब्रश, टूथपेस्ट, ठीक है। इसके बाद में माउथ वॉशेज हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 95 to 98% प्रोडक्ट जो है ना वो एटमी के पास में अवेलेबल है। अब आपको सबसे बड़ी चीज क्या सीखनी है? सबसे बड़ी चीज ये सीखनी है कि आपको इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किसे करना है, राइट। तो प्रोडक्ट को कभी भी आप उसको रिकमेंड ना करें जिसे उसकी जरूरत ना है। प्रोडक्ट को रिकमेंड करें हमेशा जिसे उस पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई व्यक्ति और उसे उसका हल चाहिए। तो वो जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा? वो सोल्यूशन आपको मिलेगा हमारे प्रोडक्ट से, राइट। और इस तरीके से आप अपनी रणनीति जो है वो आगे आने वाली डिसाइड कर सकते हैं, राइट। और इसमें सबसे ज्यादा रोल है सभी अपलाइन का। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर अपलाइंस आपको एक बार बार प्लान है, कंपनसेशन प्लान और इस चीजों पे फोकस्ड है, तो उन्हें बोलिए कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी ठीक है, लेकिन उन प्रोडक्ट को रिकमेंड कैसे करना है ये पर्टिकुलर चीजें भी बताएं, ताकि आपको जो इसके अनलिमिटेड सोल्यूशन है वो मिल पाए। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मैं 1000 बार बोल चुका हूं, ये सारे जो ऑब्जेक्शंस की मैं सीरीज बना रहा हूं ना, ये ऑब्जेक्शंस इंडस्ट्री के हर एंड पे आते हैं, हमेशा आएंगे। सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट यूज करेंगे वहां पे भी आएंगे, जो व्यक्ति तेल कंघी बेच रहा है उसे भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, जो व्यक्ति प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहा है उसे भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, जो व्यक्ति लोवेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहा है उसे भी ऑब्जेक्शन आएंगे, जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहा है उसे भी ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन की रेंज अलग अलग हो सकती है, ऑब्जेक्शन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको कुल मिला के ऑब्जेक्शन फेस करने के लिए एक जस्टिफाइड आंसर आपको चाहिए। आपको सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं करना है, आपको सामने वाले के सामने इस तरीके से चीजें रख देनी है जिसमें उनको लगभग सारी तरीके से जो है जवाब मिल जाए, और एक लॉजिकल जवाब मिले, एक रिसर्च बेस्ड जवाब मिले। अगर उसको सारे सवालों के जो है जवाब मिल जाते हैं तो वो कभी भी उस चीज को लेके ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, राइट। तो यही मेरा कहना है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है,
और इसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। सही एजुकेशन सिस्टम की जो है वो इस इंडस्ट्री को जरूरत है। जो आपने मेजर फेलियर रेशियोज देखे हुए हैं ना, वो फेलियर रेशियोज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्हें शायद इंडस्ट्री का ढंग से नॉलेज नहीं है, और इसके कारण से क्योंकि वो एक कॉमन इंडस्ट्री समझ लेते हैं और बिना नॉलेज लिए मार्केट में काम करने उतर जाते हैं। ऑब्जेक्शंस आते हैं, 4 भी ऑब्जेक्शन फेस नहीं कर पाते हैं, और फेस ना करने की वजह से जो है इमीडिएट फेल हो जाते हैं या लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन है आपकी पढ़ाई, आपका होमवर्क। आप कितने ऑब्जेक्शंस को लेके कितने बार कितने अलग अलग लोगों से बात करते हो, और इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट भी आ जाए, अगर आपका डेटा स्ट्रांग है, आपका नॉलेज स्ट्रांग है, आपका रिसर्च स्ट्रांग है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके लॉजिक को डिनाई नहीं कर सकता, राइट। तो आई होप ये जो वीडियो है पावरफुल रहा होगा, और इसके अलावा मैं ऑब्जेक्शंस की एक सीरीज बना रहा हूं, और वो ऑब्जेक्शंस की सीरीज में लगभग आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। और इन्हीं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो टीम है उन टीम मेंबर्स के शेयर कीजिए। आप नए प्रोस्पेक्ट के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन रखता है, तो ऑब्जेक्शन की जितनी भी सीरीज है उसमें से जो भी ऑब्जेक्शन वो सामने रखता है, उन सारे ऑब्जेक्शन का एक एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उन ऑब्जेक्शंस को आप उनके सामने भेज सकते हो, और ये एक बार वीडियो सुनने के बाद में दुनिया का कोई भी व्यक्ति एटमी को जुड़ने के लिए, एटमी के साथ में काम करने के लिए, एटमी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए बिल्कुल डिनाई नहीं करेगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फीडबैक जरूर दें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और क्वालिटी वीडियोस जो है आपके सामने लेके आ सकूं। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच।